ग्राफ सबका एक्सपेक्टेडली, मुझे नहीं होता कि ग्राफ में गलती होती है, बट ग्राफ पेपर ओवरऑल सबका ठीक था। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम विच आई फाउंड ग्राफ पेपर में वो क्या थी कि अगर आपने लाइंस ड्रॉ की है, लाइंस पर पॉइंट्स लिखने हैं, राइट द पॉइंट्स ऑन लाइन। जैसे आपने अगर 1 4 पॉइंट बनाया है या 3 0 करके पॉइंट बना था, तो आपने ये पॉइंट्स को मेंशन करना है ग्राफ पर। सेकंड थिंग, इसकी एरोज ड्रॉ करो। स्केल अगर स्कूल में कहा गया है तो वो स्केल लिखो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है ना, समटाइम्स हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्पेस दी हुई है, ये 1 और ये 2 है, तो हमने 1 सेंटीमीटर लिखा है, कभी कभी ये 1 और यहाँ पर 2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, देन दैट मीन्स वी हैव टेकन 2 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। और जो आप ट्रायंगल, आपने एक दो बच्चों ने ट्रायंगल तुमने किया होता, ट्रायंगल को आपने प्रॉपरली शेड किया हुआ है, एक्स एक्सिस वाले को भी वाई एक्सिस को भी, वो भी कर देना। ठीक है, मतलब क्या होता है, कुछ टीचर कुछ कहती है ग्राफ को लेकर, कुछ टीचर कुछ कहती है। आपके बुक में ना ट्रायंगल्स को शेड किया जाता है, एनसीईआरटी में किया हुआ है। सो लेट्स स्टिक टू दैट पर्टिकुलर पैटर्न, ट्रायंगल्स को शेड किया, तुमने अच्छा लिखा हुआ, मैं तुम्हें गुड भी दिया उसमें, है ना। हमारा ग्राफ बहुत अच्छे से ड्रॉ हुआ था। प्लस उसमें रेशियो नहीं निकाली बाद में ना, फिर आपने मेंशन करना है ट्रायंगल विद एक्स एक्सिस। उसे क्या करते हैं कि ट्रायंगल को नेम भी कर दो। आपने अगर ट्रायंगल इस तरह से बनी थी ना फिगर, कुछ इस तरह से बनी हुई थी ये, ठीक है ना, तो इस वाले ट्रायंगल को ये ए, ये बी और सी मैंने नेम कर दिया, और यहाँ पर ए डी ई नेम कर दिया। तो ट्रायंगल विद एक्स एक्सिस इज ए डी ई, ट्रायंगल विद सॉरी ए बी सी, ट्रायंगल विद वाई एक्सिस इज ए डी ई, वैसे नेम कर दो। क्लियर हो गया? इससे क्या होता है, थोड़ी मतलब कुछ कुछ चीजें ना, जैसे कुछ होते हैं कि ज्यादा नुक्ताचीनी निकालने वाली आदत होती है टीचर्स की, वो चीज से बच जाओगे कि आपने मेंशन कर दिया। अगर आपने मेंशन ये भी कर दिया ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन एक्स एक्सिस इज हाफ, वो भी ठीक है। हेंस द रेशियो, रेशियो 4:1 आ रही। रेशियो नहीं निकाली तो उसका 1 नंबर मैंने पक्का काटा है। आपने रेशियो निकाल दी है, फिर मैंने ये ओवरलुक कर दिया कि उसने ट्रायंगल को पॉइंट्स नहीं दिया, लेकिन अगर पॉइंट्स ही मेंशन नहीं करोगे तो वो पक्का नंबर कटने वाले। ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट्स मेंशन किए हैं, और प्लस फिर उसके बाद होती है नीटनेस। नीटनेस जैसे कि आरुष्मित ने ड्रॉ किया था, बिल्कुल भी नीट नहीं था, लाइंस ओवरलैप कर रही थी। और लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइंस सेगमेंट्स नहीं ड्रॉ करते। आपकी लाइन कहाँ गई है, तो आपने ये पॉइंट मार्क किया, फिर एक ये पॉइंट मार्क किया, फिर एक ये पॉइंट मार्क किया, और ऐसे कर दिया, दिस इज अ लाइन। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। बात समझ में आई सबको? दिस इज अ लाइन सेगमेंट, हाँ, इसको लाइन की तरह ड्रॉ करना है, अगर मैं उल्टा बोल गई सॉरी। ठीक है, तो ये लाइन की तरह। और फिर दूसरी चीज, ये कौन सी लाइन है, 2x+y, इसका नाम लिखो, है ना। तुम्हारा टेस्ट पेपर बिल्कुल खाली नेम का जाए तो मैं क्या कहूंगी, किसका नाम है ये, राइट। और इफ आई डोंट रिमेंबर योर नेम्स, आई कॉल यू दिस गर्ल, दिस बॉय। बात समझ में आई? ऐसे ही इस लाइन का एक पर्टिकुलर नाम है जो है 2x+y=6, वो लिखना है आपने, कि आपने इस वाली लाइन को मेंशन किया। अगर वो नहीं लिखोगे, इसके नंबर नंबर पक्का कटेंगे। क्लियर हो गया? तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने कहा था, इसको ध्यान रखना है आपने। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास आता है, √3। ये ना मैंने आपको भेजा भी हुआ है आपके ग्रुप में, इसको पेपर से जब भी मैं आपका नंबर सिस्टम का टेस्ट लूंगी ना, रियल नंबर्स का, ये रट्टा मार के आना है। आप मान लो एक ये क्वेश्चन प्लस वो प्राइम नंबर, 6 raised to power n cannot end in 0, कॉम्पोजिट नंबर, इनके कुछ प्रूफ है जो स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करने, रट्टा मार के आना है, ताकि आपको 3 नंबर ना ये लास्ट तक आता रहेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट पेपर में आया था 2024 में। 3 नंबर हमने क्यों गंवाने हैं, वो आधा नंबर यहाँ कर दे वहां कर दे। समझ में आ गया? एग्जैक्ट रट्टा मारना है, हिस्ट्री के इतने आंसर याद किया, ये मैथ्स का याद करना कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गया? बिल्कुल भी हिलना नहीं है, टच से मच नहीं होना, जो है वैसे ही चेक कराना है इसको। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 3 में तुमने पी एंड क्यू को इकट्ठा क्यों कर दिया? हालांकि उससे तुम्हारी एक वैल्यू बिल्कुल सही आई, पर वो तुमने क्या किया, मैंने कुछ समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मेरे को नहीं दिमाग लगाना था, मैंने कहा मतलब पेपर रह जाएगा। सहज पेपर भेज रही हूँ तुम्हें, रुक जाओ। फिर से मैंने रिपीट कर दिया। इसमें मैं आपको ना सिर्फ इतना सा काम कहूंगी, ध्यान से काम करना है, एंड देन यू नीड टू बी केयरफुल कि हमें दिया दिया क्या हुआ है। पहले तो इनफाइनाइटली मैनी में ना आपने ये चीज जरूर लिखनी है, सिर्फ एक बच्चे ने लिखा नहीं हुआ था, बाकी सबने लिखा था।
फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू राइट। बहुत अच्छे से इसको लिखना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब इसको कर ही लो सॉल्व, अगर कर रहे हो चलो कर लो अभी। 7Q। और ये कल टेस्ट पेपर प्रॉपरली सॉल्व करके लेके आना, कल मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी, ठीक है। नो एक्सक्यूजेस, पिछला भी कोई टेस्ट पेपर है तो वो भी सॉल्व करके लेकर आओ अच्छे से। बात समझ में आ गई? आई वॉन्ट दिस टेस्ट पेपर टू बी सॉल्व बाय टुमारो सैटरडे को। कल मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी, क्वालिटी इक्वेशंस के क्वेश्चन क्लास में आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करवाना शुरू करूंगी अब, ठीक है। उसके बाद विल कम टू द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। वो इजी टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? करो इसको। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें देखो ना एक्स के कोएफिशिएंट्स को लेना है। ये तो एक्स का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, पी एंड क्यू में बात ही नहीं करनी। ये वाई का कोएफिशिएंट दिया हुआ है और ये हमें दी हुई है। सिर्फ एक बच्चे ने इसको ठीक से सॉल्व किया था। कौन है वो बच्चा? मेरे हिसाब से ना ये पेपर चेक ही नहीं हुआ तुम्हारा, सेव ही नहीं हुआ। किसी एक ने तो किया था सॉल्व। सहज आपको ना पेपर में क्लास के बाद ही दूंगी, जो मैंने शीट फॉरवर्ड की है ना, उससे क्या हुआ? हाँ, बिना चेक किए हुए आ गई है वो। एक तो मेरा दिमाग में ये टेस्ट 5 है ना। हाँ सहज क्लास के बाद तुमने पेड कर लेना, मैं क्लास के टाइम पर ही चेक करके ना आपको भेज दूंगी, ठीक है। मुझे मार्क्स भी आप तब बता देना दोनों को। जस्ट 2 मिनट लगेंगे, मुझे ऐसे ही लगा इसमें टाइम, क्यों इतना करता है। इतना क्लियर होगा? चलो सॉल्व करो इसको। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करने का फायदा क्या है, मेरे पास कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगी। सॉल्व करो इसको, जिसने भी गलत किया हुआ है। किसका सही है ये? गुरनूर का बिल्कुल सही है, तुम्हारा भी सही है। हाँ, 4p plus 32q is equal to 10p plus 35q, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर है मुझे अपने मार्क्स भी बता दो। और ये मार्क्स हम आज शेयर कर देंगे सारे, डरा कर रखी हो, और मैंने शेयर भी करने हैं। तो ये टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस प्लस रियल नंबर्स। तुम्हारे 20 का ना दिव्यांशी, टोटल मार्क्स 30। नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम तो और अच्छे होंगे। दिया कितने मार्क्स है? 23। तनिष्का, अर्शमीत, फिर से कम मार्क्स है तुम्हारे। सहज का मैं देती हूँ। आर्यन, गुरनूर कितने हैं? बस सहज और इसका पेपर चेक करने के बाद ना मैं लगाऊंगी। ये क्वेश्चन करो। सहज तुमने आधा क्वेश्चन सही किया हुआ था इसका, जहां तक तुमने किया था वो बिल्कुल सही था। मैम मैंने उसके बाद रफ में किया था, पर मेरी वैल्यू ही निकल ही नहीं रही थी एंड में। मैं बताती हूँ, उसमें आपने करना है, यहाँ पर आ जाएगा 6p इज इक्वल टू -3q, या -q इज इक्वल टू 2p। एक इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने इस वाले को ले लिया, तो मेरे पास आएगा 10q -5p प्लस 5 इज इक्वल टू 2p प्लस 16q। अब q की टर्म्स को हमने इकट्ठा किया, यहाँ पर आ जाएगा -6q -7p प्लस 5 इक्वल टू 0। जब आपके पास ये चीज आ गई है, वाई डोंट यू यूज सब्स्टिट्यूशन फॉर इट। -6q किसके इक्वल होगा? इंटू 6 कर दोगे, किसके इक्वल हो गया? 12p। समझ में आ गया? जब आपको p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q मिल गई, तो why don't we use that substitution method? Why are we still वो दो इक्वेशंस बनाकर क्यों सॉल्व कर रहे हैं? आपको दो मेथड्स इसलिए सिखाया था ताकि आप रियलाइज कर सको, या आप बता सको कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा इजी है यूज करना। तो यहां तक तो सबने निकाल दिया था कि जो -q है दैट इज इक्वल टू 2p, किसी ना किसी फॉर्म में 3p 6q, ऐसे 6q और 3q 6p निकाला हुआ है, किसी ना किसी ने, सबने निकाला हुआ है। उसके बाद क्या? उसके बाद सेकंड इक्वेशन फॉर्म करोगे।
And why don't we substitute that value of q in terms of p? माइनस क्यू इज इक्वल टू 2p दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे -6q की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग विद 6 ऑन बोथ साइड्स आई गेट दिस एज 12p. इस 12p को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, 5p प्लस 5 इज 0, या p की वैल्यू कितनी आ गई, -1. एंड इफ p इज -1, q की वैल्यू कितनी है, 2. इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ बेटा, तुमने पता नहीं उसको क्या कर दिया, तुमने सारी वो पता क्या है, वो बाई चांस तुक्के से, मैंने कहा ना, मैं समझने की कोशिश नहीं की कि वो ठीक भी है कि नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाएगा टीचर. मैंने फिर भी क्यू की वैल्यू निकाली, उसका नंबर दे दिया कि चल ठीक है. लास्ट में योर मेथड माइट गिव यू पर वो तुक्के की बात है, ये एक्चुअल निकला है वो मैं नहीं बता सकती. आपका मेथड सही है या गलत है वो नहीं बता सकती. तुमने क्यू सही निकाला है, 2 है, t -1 आ रहा है, क्यू 2 आ रहा है. मैंने क्यू की वैल्यू के लिए मार्क्स दे दिए. तुमने A1 A2 B1 B2 लिखा नहीं है ना, वो चीज आपकी चली जाती है. हाँ ये तो गलत है ही है. किसने एक वैल्यू सही निकाली हुई थी? हाँ तुमने -1 सही निकाला होगा, इसलिए तुम्हें नहीं मिले. किसी एक ने भी निकाला हुआ था, और वो चेक कर लेना. हाँ उसने क्यों सही निकाला था, 30 ने गलत निकाला हुआ था. तो जिसने तुमने एक वैल्यू निकाली हुई है सही, तो मैंने उसके मार्क्स दे दिए, इरिस्पेक्टिवली कौन सा मेथड यूज किया है. जो भी किया, जैसे भी किया, मैं उसमें इतना घूम कर नहीं गई थी कि क्या क्या कर रहे हो. आई फोकस्ड ऑन द आंसर देन द मेथड. मेथड सही है, आंसर सही है, फुल मार्क्स. अगर आंसर भी सही है देन आई फॉरगेट द मेथड, बिकॉज ठीक है आपने क्यू की वैल्यू निकाली है, कुछ भी करके जो एक्चुअल से कॉरेस्पॉन्ड करती है, तो आई हैव नो राइट टू विद होल्ड दोज मार्क्स. चाहे तुक्के सही निकालना है, एमसीक्यू में तुक्का मारोगे सही होगा तो मुझे मार्क्स देने होंगे. समझ में आई बात ये? ठीक है. बट वहां पर अगर हमें मार्क्स लेने हैं ना, तो हमें एक्चुअल परफॉर्म करना होता है, ये नहीं कि कुछ भी कर दिया. ये तुक्का हर बार नहीं चलता ना कि एक बार मेथड चल गया. ये मुझे समझ नहीं आता इसमें क्या इतनी मुश्किल होगी. 2x + y इज इक्वल टू 23. एक तो राइटिंग सही कर. कोई एक बच्चा है जिसने बिल्कुल सही करते हुए y की वैल्यू तो 10 निकाली हुई है, तुम हो गुन्नू, है ना? हाँ राइटिंग सही कर, 23 27 कर दिया, माइनस सही है. कहाँ लिखा है? ऐसे नहीं दिखेगा. मर्ज हो गया तो मर्ज हो गया, आंसर भी मर्ज हो गया. बच्चे मर्ज हो गया ये अगर आपने ऐसे कुछ लिखा हो, तुम्हें एक सिंपल सी बात बताओ, तुम एक्चुअल रियल सिचुएशन में बैठे हो, लॉस दिखा रहे हो कंपनी में, और तुमने -5 को वो मर्ज करके 5 दिखा दिया, इनकम टैक्स में तो घर पे आ जाएंगे, प्रॉफिट है ना? तुमको नहीं नहीं लॉस है, दिस मर्जिंग इज नॉट अलाउड. ये एक्चुअल सिचुएशन होती, जल्दी ही सही जाए, ठीक है ना? मुझे एक चीज सिखाई थी, कहती तो मैम 1 रुपी डजंट मैटर, तो माय टीचर स्पेसिफिकली सेड, कहती बैलेंस शीट नहीं मिलेगी ना, 1 रुपी भी इनमें जाएगा तो कोई नंबर नहीं देने वाला तुम्हें, वो 1 रुपी तब मैटर करता है. समझ में आया? अरे 1 रुपी से हमने 1 रुपी आप कहते हो डजंट मैटर, दैट 1 रुपी मैटर्स व्हेन यू आर मैचिंग अ बैलेंस शीट. नहीं मैच होगा तुम्हारा सिस्टम आगे नहीं चलेगा. समझ में आगे बात है? राइट. सो ये चीज ध्यान रखनी है. यहाँ पे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे मत करना. x की वैल्यू 7 थी, y की वैल्यू 9 आएगी. आपका फर्स्ट टर्म का आंसर 31 था, सेकंड वाला -5/7 है. प्लीज बी वेरी क्लियर, उसको ठीक से लिखो. क्वेश्चन नंबर 5 समझ नहीं आ रहा क्यों इसको फिर गलती कर रहे हो. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ, तो इसको बार बार प्रैक्टिस ही करनी है. जब भी टेस्ट होता है ना, ऐसे वाले 2-3 क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करके आने हैं. अर्शमीत पढ़ना शुरू कर दे. 6th में भी तूने क्या किया हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा. डिजिट्स की बात हो रही है, तुम्हारा 27 कैसे आ सकता है डिजिट? 27 आया हुआ ना, लिखा है कि नहीं किया ये नंबर? एक जगह तुमने डिजिट निकाला और डबल में आ रहा है आंसर. नंबर यूनिफॉर्म किया. 10x इज द प्लेस वैल्यू, 10x इज नॉट द डिजिट, x इज द डिजिट, 10 उसकी प्लेस वैल्यू के साथ नंबर बन रहा है. जैसे 43 बोला है हमने, 40 मतलब 4 को वो प्लेस वैल्यू साइन की है, तो नंबर इज 43. बात क्लियर हुई? इसी को आपने +39 कैसे लिख दिया? 91 है कि 93 नंबर है, तुमने उसको रिवर्स करके लिखा हुआ है ना? सही है पूरा?
हाँ लास्ट में क्या गलत है? बिल्कुल सही करते करते हम लास्ट में इस क्वेश्चन में डिजिट्स को हमने रिवर्स। नंबर आप ये सोचो, व्हाई डोंट वी यूज दैट पर्टिकुलर लॉजिक, नंबर इज डिक्रीज बाय 54, नंबर को 54 से डिक्रीज करने पे डिजिट्स रिवर्स हो गए। 54 से किसी नंबर को डिक्रीज करके डिजिट्स रिवर्स हो गए, इसका मतलब 54 माइनस करने के बाद नंबर छोटा हो जाता है। एक नंबर है, 54 से माइनस करोगे नंबर छोटा हो जाएगा। योर ओरिजिनल नंबर इज मोर। तो अगर मेरे पास डिजिट्स 9 और 3 आए हैं तो मेरा दिमाग चलना चाहिए 93 होगा कि 39 होगा? 93। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गया ना? ये एमसीक्यूज होते हैं। मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हो, दोनों नंबर दिए हो, तो मैं 9 और 3 तो स्पॉट हो गया, ठीक है ना? ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है 93, 39। मुझे पता है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स क्या हुआ है, 6। यूनिट्स डिजिट इज 3 टाइम्स द, ये 26 दिया हुआ है। यूनिट्स प्लेस इज 3 टाइम्स द टेंस डिजिट। ये तो पता लग रहा है मुझे, क्लियर हो गया, ठीक है? बट अगर मुझे डिफरेंस ऑफ डिजिट्स करके दिया जाए तो विच वन टू पिक, जो नंबर बड़ा होगा। समझ में आ गया? दीज आर सम थिंग्स, कोई ना कोई एक गलती कर लेता है, आंसर ऐसे ही आधा नंबर, एक नंबर दबाओगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से देख लो, x hours for first 5, time taken by the second 5 is y hours। तो ये हो जाएगा 1 by x plus 1 by y is 1 by 12। फर्स्ट 5 लार्जर डायमीटर पहली वाली ले लो, 4 by x 9 by y, रट्टा ही मारना है अब इसको। हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 1 by 2, क्योंकि अगर पूरे पूल को आपने 12 घंटे में फिल किया है तो हाफ पूल 6 घंटे का होगा, तो 6 by 12 हो गया, 6 घंटे जितना काम हो गया। क्लियर हो गया इतना? तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब तुमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व एक्स वाई लेकर किया, उसके बाद क्या 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 किया, मतलब वो होता है ना, व्हाट आई टीच एंड व्हाट यू सॉल्व। मैंने आपको कहा था एलसीएम नहीं लेते, तुमने एलसीएम लिया है। आई टीच 1 by x as a, 1 by y as b, तुमने कहा नहीं मैं ऐसे लिखूंगा y plus x और इज इक्वल टू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 by 12। पता नहीं क्या क्या किया हुआ इसमें, नहीं करना है, ठीक है? ये सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि बाय चांस एक केस कवर हो जाता है, आप इसको याद कर लोगे, बाकी सब चीजों की इक्वेशंस बना लोगे। लेकिन ये जो टाइम वर्क वाले क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, इसकी बहुत जरूरी है इक्वेशंस को याद करना। सो प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस व्हेनेवर यू कमिंग फॉर द टेस्ट। यहाँ पर या कभी भी टेस्ट होता है ना, तो इस चीजों को प्रैक्टिस करके आना है। समझ में आ गया? सहज क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 6 मोस्टली सबका सही था। टेंस प्लेस में आप इसको x ले लो, यूनिट्स प्लेस डिजिट को y ले लो। और आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट बच्चों ने लिखा है, मतलब जिसके भी टेस्ट चेक किया तो ओरिजिनल नंबर लिखा है इज इक्वल टू 10x प्लस y, और रिवर्स नंबर मैंने आपको कहा था लिखोगे, तो आपने लिखा है 10y प्लस x। ये 4 स्टेप ना मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप ये फॉलो कर रहे हो। अगर आप ये चीज फॉलो करते हो नंबर्स में, उसके बाद आपको नंबर को ना इक्वेशंस को बनाना बहुत ही आसान है। -54 is 10y plus x। अब तुमने इसमें क्या किया, तुमने कहा 10x हो गया, टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द यूनिट्स प्लेस, तुमने ये किया ना। टेंस प्लेस क्या है, x, टेंस डिजिट क्या है, x, 10 की प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स होकर 40 हो गया, या 10x हो गया। प्लेस वैल्यू नहीं कहा है उसने, कहा डिजिट जो है दैट इज x is 3 times the units digit। अब इस चीज को why not substitute, why to use as two equations। यहाँ पर मैं x की जगह 3y पुट कर देती हूँ, 30y प्लस y माइनस 54, 10y प्लस 3y। समझ में आ गया? और काम आसान हो जाएगा। 7th क्वेश्चन चलो कुछ देखकर अच्छा लगा था कि सबने सॉल्व किया हुआ और काफी हद तक सही भी है, राइट? अच्छा, दो चीजें की थी सबने, एलसीएम भी निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। पेपर में लिस्ट मत लेना, रफ में निकालना दोनों चीजें, और जो लगे एचसीएफ एलसीएम उसको पहले लिखना। अगर दोनों निकाल दोगे ना, एलसीएम निकालने के नंबर कट सकते हैं। क्लियर हो गया? आपको नहीं समझ में आया, मैंने नंबर नहीं काटे हैं, एलसीएम निकाला, दैट इज द एक्स्ट्रा स्टेप दैट यू हैव डन। बात समझ में आई? एलसीएम अगर निकाल भी रहे हो पेंसिल से निकालना, साइड को उसको बाद में इरेज कर देना कि इसका काम नहीं है कुछ भी। वो टीचर कोई ऐसा खड़ूस होता है ना कि क्यों निकाला है, ऐसे तुक्के मार रहे हैं बैठा बैठा, तो वो नंबर भी काट सकते हैं, कुछ नहीं पता लगता। सच में कह रही है,
बाय द टाइम आता ना वो आधा नंबर 97 क्यों आ गया, 95 क्यों आ गया, कहाँ गलती हो गई, एंड देन वी आर वेरी स्कैर्ड कि रिवैल्यूएशन के लिए ना भेजें कि नंबर और ना काट दें, है ना, वो भी होता है। तो ऐसी चीज मत करो। आई वॉज वेरी हैप्पी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसमें ऑफकोर्स HCF निकालना है, बट जब आप HCF निकाल रहे हो ना, आपने प्रॉपरली शो करना है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉपरली शो कर दो इसको। HCF will come out as 37। उसके बाद लिखना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच ट्रिप इज इक्वल टू 37। ये लाइन लिखनी है। लिखना मैं बता रही हूँ बेटा, पूरा लिखना है, नहीं है मैंने ओवरलुक कर दिया, पर कोई और बच्चा है जो नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो ये चीजें अब मैं जो आपको बता रही हूँ, ये फाइनल पेपर्स में आपने ड्रॉ करना है कि इसको लिखना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स पर ट्रिप, ईच ट्रिप इज 37, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रिप्स। आपने ऐड करके डिवाइड 37 से किया या इंडिविजुअली आप ऐड कर दो, दैट इज ऑल्सो फाइन, नंबर ऑफ ट्रिप्स 16 आएगी। ठीक है, क्लास 6 का क्वेश्चन है ये, पेपर क्लास 6 के पेपर में आया हुआ था ये, मैं सच में कह रही हूँ, दिस वाज अ क्वेश्चन इन क्लास 6। हाँ, CBSE में भी है ये, CBSE में ऐसा क्वेश्चन नहीं देते था। ठीक है, ICSE में तो था ऑफ कोर्स, मैंने लास्ट ईयर स्पेशली देखा था उसके पेपर में, और फिर 10th में करवाया भी था। बट ये CBSE में भी ये चैप्टर क्लास 6 में ही है, HCF LCM, बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जो आपको याद होगा मैंने 403, 465 और 4 वाला क्वेश्चन करवाया था, दिस इज क्लास 6 CBSE। CBSE की बुक में है, क्लास 6 में NCERT में। अब डिलीट कर दिया तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज से 2019 में तो था, तो आप लोग ने तो पढ़ाई है। आपको नहीं लगती बच्चे, पर NCERT से तो बनती है ना वो, तो क्वेश्चन वही सिलेबस वो होगा, तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा ही किया होगा उससे। हाँ, 6 लॉकडाउन का, तो फिर 6 में तभी तुम्हारे वो चैप्टर ना, वो 2 साल वाइप आउट हो चुके हैं सबके, कि क्या किया था उसमें किसी को याद नहीं है, बस पास कर लिया है ना। चलो, हाँ टॉप किया था, हाँ। चलो अब आ जाओ, इसके बाद सारे MCQ शुरू हुए थे, ये MCQs मैंने क्लास में सारे करवाए हुए हैं। या जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, HCF ऑफ 65 एंड 117, इनका HCF निकालोगे, ये MCQ में ही आता है। HCF होगा 13, एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, m की वैल्यू सीधी सादी सी 2 आती है। क्लियर हो गया? ये आपको तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपने इसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो पहले था डिलीट हो चुका है आफ्टर कोविड, तो जो रैशनलाइज सिलेबस है उसमें डिलीट हो चुका है। दिस इज यूक्लिड्स वे टू फाइंड HCF। समझ में आ गया? 2 नंबर है ना, देखो 65 और 117। तो एक हमारा मैथमेटिशियन है, उसने कहा था यूक्लिड ने कि आप HCF को इन 2 नंबर्स के डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ऑफ कोर्स वन नंबर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय सम अदर नंबर, कि इसका कोई हमने मल्टीपल ले लिया माइनस अदर नंबर का मल्टीपल ले लिया, और उन दोनों को डिफरेंस करके हम HCF को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सी सिचुएशन थी, वो चीज तो नहीं पढ़ाई है, पर ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 9th क्वेश्चन स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ये एजर्शन रीजनिंग में बहुत बार आएगा। एजर्शन रीजनिंग में ये क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर्स हैं, एजर्शन में दे दिया, रीजनिंग में दे दिया, आप मार्क करोगे 8। मैंने लिखा 2 नंबर्स, HCF इज 18, LCM इज 320, देयरफॉर द प्रोडक्ट, जो आपने आंसर निकाल दिया। और एजर्शन में, रीजनिंग में लिख दिया दिस इज द एजर्शन, हेंस द प्रोडक्ट, उसका एक नंबर दे दिया। रीजनिंग में लिखा वही HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट, आप मार्क करके आओगे हमने तो कर दिया A, लेकिन जबकि इसका आंसर क्या है, एजर्शन इज फॉल्स। HCF हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ LCM, लिखो, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। फॉर एनी नंबर ऑफ नंबर्स, कोई भी सेट ले लो नंबर्स का, जितने मर्जी नंबर्स ले लो, 100 नंबर्स ले लो चाहे, आपने उनका HCF निकाला, उन नंबर्स का LCM निकाला। HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM। तो यहां पर मैंने HCF दिया है 18, LCM दिया है 320। 320 से 320 को डिवाइड नहीं करता, कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब नंबर्स ही नहीं है तो मैं उनका प्रोडक्ट कैसे निकालूं? समझ में आ गया? मैं आपको क्लास 11 का क्वेश्चन दूं, आप कहोगे मैम पढ़ाई है तो मैं कैसे सॉल्व कर दूं, क्लास 11 में है।
ऐसी ही चीज है कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, assertion false है। समझ में आ गया? तो आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स does not exist, no numbers are possible, such numbers do not exist, वो काफी होगा, वो समझने के लिए काफी था, दैट्स व्हाई मैंने इसको दिया है आपको। बात क्लियर हो गई? फॉर टू नंबर्स नहीं होता। देन लिखा है फॉर टू प्राइम नंबर्स ए एंड बी, ठीक है? जो तुमने ये 3 और 5 किया था ना, 1 मार्क में इतना मत लिख, सिर्फ दिमाग में सोच, रफ में लिख, उसको फेयर में लिख दो। हाँ ये सबका ऑलमोस्ट सही था। HCF इज 1, LCM इज 8। 1 नंबर हाँ ये कैसे नहीं होता, इसको मैंने 22 हो गए। पढ़ाई भी वैसे ही करो। हाँ देखा हो नहीं सकता, नंबर तो मिला, तुम्हारे से हो जाएंगे 30। HCF इज 1, LCM कहाँ लिखा हुआ है? चलिए अब इसके बाद है चेक वेदर दिस नंबर इज इरेशनल। ये इरेशनल है कि रैशनल है? रैशनल है। दिस इज अ रैशनल नंबर। तुमने इसको लिखा नहीं, सॉल्व किया 4 है ना, तुम्हें सॉल्विंग के मार्क्स दे दिए, तुमने फर्दर मेंशन नहीं किया, वैसे ये MCQs में आता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 12 अगेन, ये किसी का भी सही नहीं है, शायद एक बच्चे का सही है। x माइनस 2y इज इक्वल टू a, 5x माइनस 10y, यहाँ बैठे किसी बच्चे का सही है? यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है रेशियो? 1/5, ये क्या है? 2/10, ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये तीसरे से भी इक्वल होगा तो इनफाइनाइटली मैनी हो जाएगा, इसके अनइक्वल होगा तो पैरेलल लाइंस हो जाएगा। क्या कभी यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल। चाहे सी को 100 दे दो, चाहे 40 दे दो, चाहे 41 दे दो, इसका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? ये है ऐसे दो MCQs ही, एक आपका यहाँ पर आ गया, एक आपकी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, नो वैल्यू ऑफ सी। ये दो ही क्वेश्चंस है, ध्यान रखना है इसको। गलत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस रखो, वहां पे MCQs दिए होंगे, वहां 4 ऑप्शन सही लगेंगे तो क्या लिखोगे? ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। वो डर ही खत्म करना है ना मुझे, तभी तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में दे रही हूँ, टेस्ट पेपर में। क्लियर हो गया? देन इंटरसेक्टिंग अर्थ विद कोइंसिडेंट कैसे लिख दिया तुमने इसको? x इक्वल टू बी, y इक्वल टू ए बी दिया था, मैंने रिवर्स कर दिया, सबने सही किया हुआ, इंटरसेक्टिंग एट बी ए ही लिखा है। x की वैल्यू b, y की वैल्यू a, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी 4, 5 पर। बात क्लियर होगी इतनी? ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको दिव्यांशी से करवाया हुआ है क्वेश्चन, व्हेन एवर द कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज, the only thing that you need to do is add the equations. तुमने वो 105 कैसे निकाला? मैं पता क्या सोचती हूँ, मैंने क्यों निकाला वो मुझे समझ में आता है, किसने 88 लिख दिया हो, किसी ने 78 लिखा हो, वो समझ में आता है, ठीक है ना? दैट इज आई कैन अंडरस्टैंड कि वो थॉट प्रोसेस क्या चला होगा, कुछ एडिशन में गलती हुई है, पर आपका 105 कैसे आया? तो वो खुद सोचो बेटा, गलती कैसी हुई है, ये कोशिश ये करनी है, सोच ये गलती कहाँ से हुई। 105 मतलब 47 इसमें और ऐड कर दिया, नहीं वो फिर 115, 25 मतलब दिस इज समथिंग, तुम्हारा ब्रेन क्या क्या सोच लेता है ताकि गलती हम कम करें। सिंपल सा आंसर है, होगा ये MCQ फॉर्म में ही, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है? पर ये प्लस माइनस की गलतियां थोड़ी सी हमने अवॉइड करनी। इतना क्लियर हो गया? और के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल, लेंथ ही इतना होता है, अगर आता हो ना, प्रैक्टिस अच्छे से हुई हो, तब आप सॉल्व कर सकते हो, लेंथ ही इतना ही होता है। 36 क्वेश्चन है, इसमें से 20 MCQs है, 5 2 मार्क्स क्वेश्चन है, देन 6 3 मार्क्स के हैं,
3 क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स के हैं, जिसमें ग्राफ भी आ सकता है, फिर केस स्टडीज है 3 12 नंबर की, 4 नंबर की। पेपर लेंथी ही होता है बट प्रैक्टिस अभी कम है। उसके हिसाब से देखो तो अभी से आपको ना लिखने की आदत डालनी पड़ेगी कि लिखी जाए, ताकि पेपर ना एक स्पीड फैक्टर के साथ करे, अर्जेंसी के साथ करे कि खत्म करना है पेपर। ठीक है, और ये आपको खुद अपने लिए सोचना है कि एमसीक्यू पहले करने हैं कि बाद में। सो ये वर्कआउट किया करो, पहले पूरा पेपर चेक किया करो, एमसीक्यू पहले करने हैं एमसीक्यू बाद में। होता क्या, इनिशियल स्टार्ट किया एमसीक्यू, पेपर में ना लगता है 3 घंटे बहुत टाइम में आता है पेपर, हम धीरे धीरे सजा के करते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, एमसीक्यू में लग गया 1 घंटा, 20 नंबर का पेपर है, बाकी अब सभी जो स्पीड में है, लास्ट के 5 क्वेश्चन 5 मार्क में ना आकर बस बुझ करके कुछ भी कर देते हो, सीधा 5 नंबर उड़ गए। करना वो आपको अपने लिए एक पर्सनल गोल होता है, वो हमारा पर्सनल एक होता है कि विच वन डू आई प्रेफर। बट आई हैव सीन दैट द पीपल दैट जनरली जो एक अच्छा वे आउट करने का पेपर को है कि पहले आपकी केस स्टडीज या 5 मार्क्स को पहले कर लो, इनिशियल मोमेंटम अच्छा बना होगा, अच्छे से लिख दोगे, एक्सप्रेस कर दोगे, कुछ भी भूलोगे नहीं। और 1 मार्क में तो आपके कुछ क्वेश्चन ओरली ही सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हो गया, तो कोशिश करो पहले लेंथी वाले पेपर को करो, एमसीक्यूज बाद में करने। क्लियर होगी बात ये। उसमें गलतियां एमसीक्यू में, जैसे ये वाला एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन है, ये नो वैल्यू, ऐसे वाले पे तो गलती होगी होगी इनिशियल में, अगर ध्यान रखोगे प्रैक्टिस करोगे लास्ट में आके ये भी कवर हो जाएगा। अब सहज आप बताओ क्या कह रहे थे। मैम क्वेश्चन 11 को एक बार सिंप्लीफाई करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 11 को ये लो, 3√45 प्लस 3√20। तुमने इसमें किसी ने ना इसको, आई थिंक तुम्हारे पेपर में गलती से इसको तुमने ठीक नहीं किया होगा। 45 को लिखोगे 3√45 3√5, है ना। मैम पर √5 के साथ तो 45 के साथ तो 2 है ना। नहीं 3 है बच्चा, अच्छा 2 लिख लो, ये लो, ये 2 3 से नहीं फर्क पड़ा ना, तो ये 2 आ गया। यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 × 2√5 अपॉन 3√5। इन दोनों को ऐड किया, 6 + 6 कितना हो गया, 12√5 बाय 3√5, √5 कैंसल, 4। दिस 4 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्क्वायर रूट वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर रूट वाला कोई नंबर इसके साथ नहीं है, ये नंबर रैशनल है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया इतना। मैं तुम्हारा पेपर को चेक कर दूंगी। अब आप मुझे बताओ, इसके अलावा कितना काम हो गया स्कूल में। क्वाड्रेटिक क्या वो चल रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा। चलो करवाओ अभी आगे, क्वाड्रेटिक कितना हो गया सहज आपका पेपर में, आपको ना तो अभी जल्दी क्लास ओवर करके ना आपको पेपर आपका भी कर ही देती हूँ। चल चल नेक्स्ट लिखो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर देते हैं हम। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद समझ में आ गया था सबको, किसी को कोई मुश्किल थी उसमें। एनसीईआरटी निकालो पहले, टेक आउट योर एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था। अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं। इसकी 4.1 और 4.2 आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 4.3 जो है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, पर इससे पहले ना एक इसमें एक्सरसाइज डिलीट कर दी है जो हमें करनी है। अब आ जाओ पेज नंबर 39, एग्जाम्पल नंबर 1। इसके दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। जॉन एंड जिवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124। दो बंदे हैं, एक है जॉन और एक है जीवंती, ठीक है। उनके पास कुछ मार्बल्स है, दोनों के नंबर ऑफ मार्बल्स को ऐड किया तो अपने पास आता है 45। क्लियर हो गया।
दोनों के नंबर ऑफ मार्बल्स को ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 45। अब इसके बाद उसने कहा है दैट इफ दे लूज 5 मार्बल्स ईच देन यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मार्बल्स ईच हैज, द प्रोडक्ट इज 124। तो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन। ठीक है, चलो आज जल्दी छोड़ देती हूँ ताकि मैं टेस्ट पेपर चेक कर लूँ और मैं मार्क्स डाल दूँ, वरना रह जाएंगे फिर से। जल्दी छोड़ना इट्स ओके कि मार्क्स डालना इट्स ओके? मार्क्स मैंने डालने हैं, अब तो सोचा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये कहीं जाने वाले, पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे बस, और कुछ नहीं। तो x प्लस वाई इज 45, घबराओ मत इन मार्क्स से। ये शेयर करोगे तो आप थोड़ा कॉन्शियस रहोगे, पढ़कर आओगे टेस्ट के लिए और उसी टेस्ट को अच्छे से सॉल्व करोगे। ठीक है, ये मार्क्स कहीं नहीं पहुंचने वाले, बोर्ड्स में कहीं नहीं पहुंचेंगे, इसको कहीं कुछ वैल्यूएट मतलब आफ्टर 10th याद भी नहीं करोगे ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता था कि ऐसे मार्क्स शेयर हुए थे। तो अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है फॉर 1 ईयर ओनली। वो भी इनिशियली कुछ मार्क्स पोस्ट करूंगी, उसके बाद आदत हो जाएगी, है ना, उसके बाद होगा आ जाओ मैम, फिर क्या क्या बिगाड़ लोगे मेरा इसलिए घबराओ मत, मार्क्स डालने दो। आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है, पेरेंट्स के पास रिकॉर्ड रहता है, प्लस आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि काम करें। ठीक है, मैं एम्बेरसमेंट के लिए मार्क्स नहीं डाल रही हूँ, जस्ट एक रिकॉर्ड रखने के लिए पेरेंट्स के पास रहे, राइट। और मेरे लिए आपके वही मार्क्स अंडरस्टैंडिंग बेस पे मैं आपको मार्क्स दे भी देती हूँ कि क्वेश्चन में कुछ सही है तो मार्क्स दे दिए, हालांकि वो बोर्ड में शायद ना भी मिले। क्लियर होगी बात है, तो इसलिए इसको मत सोचना। अब उसने कहा है कि नंबर ऑफ मार्बल्स अगर दोनों के 5 से कम कर दें देन द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जरूरी मत लेना। अब अगर आपने क्या करना है, y की वैल्यू क्या है 45 माइनस एक्स। तो ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देयर आर टीचर्स हु से कि इसको आप दो वेरिएबल्स में क्यों कर रहे हो। नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के साथ x ले लिए, जीवंती के साथ क्या ले लोगे 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपने x को 5 से कम किया और 45 माइनस एक्स को 5 से कम किया। बात समझ में आ गया। मैं y को ना इसलिए नहीं लेती हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको x प्लस वाई अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स में भी सॉल्व किया ना तो आई विल नॉट क्रिएट अ फर्स्ट। देयर आर टीचर्स हु डू नॉट क्रिएट अ फर्स्ट, बट देयर आर टीचर्स हु से कि नहीं इसको एक वेरिएबल में करना है, दो क्यों लिया है, क्वाड्रेटिक है, एक वेरिएबल करना था, तो इसलिए इतना मत सोचो। वही तो मैं कह रही हूँ ना, बाद में तो करना ही है। तो देयर आर टीचर्स हु से मतलब इशू होता है, वो टीचर बच्चा आ जाता है मेरे पास कि मैम ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो मैम ने अगर ऐसा कहा है तो वैसा कर दो, ये दो इक्वेशंस बन गई, प्रोडक्ट आ गया। और जहां पर प्रोडक्ट आ जाता है ना वहां पर मानकर चलना लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्वाड्रेटिक है। इसको सॉल्व कर लोगे, 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब इसको मैं ऑर्डर में लेके आऊंगी, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब मेरा नेक्स्ट मकसद क्या होगा कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस में दिख रहा है इसको प्लस में कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो बच्चों बस इतनी सी बात बताओ मुझे, अगर ये इतना सा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, नहीं माइनस कॉमन, हाँ तो ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला जिसका एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट नेगेटिव में है ना। तो मैंने उसी कोएफिशिएंट को माइनस लेकर सभी के साइड्स को चेंज कर दिया। समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं होता है कि मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 324, माइनस कॉमन लेकर पूरे पॉलिनोमियल को चेंज किया है। कितना क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो, फैक्टर्स करो, जैसे मर्जी करो फैक्टर्स, अगर आपको समझ में आते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन तो ठीक है, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। समझ में आ गया। मैं 324 को सॉल्व करती हूँ, 324,
So 324 is basically 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. पता मैं ऐसे क्यों लिख कर रही हूँ, ताकि अगर आप लोग करो तो वो गलत नहीं है. दिस इज वन वे. कभी कभी फैक्टर्स नहीं समझ में आते तो इसको हमेशा ऐसे लिख कर लो. अदरवाइज आई नो 18 is the 324 is a perfect square. 18 का स्क्वायर होता है. अब मुझे 45 सम चाहिए. उससे बता रही हूँ, करो. सोचो क्या बना. आई नीड अ प्रोडक्ट ऑफ 45. तो पहले मैंने लिया 9, 18, 36 और बन गया साथ में 9. ठीक है. और इसका एक भी पता क्या होता है. 324 लिया. इसको फैक्टर देखो, एक तो मैंने पूरा फैक्टराइज किया. समटाइम्स ना डिफरेंट वेज चलते हैं. मैंने पूरा फैक्टराइज किया, नहीं समझ में आया. अब 324 को क्या लिखो, दो फैक्टर्स. 1 के साथ डिवाइड होता है, 2 के साथ डिवाइड होता है. 2 के साथ क्या आएगा, 162. 3 के साथ डिवाइड होता है, 3 इंटू 108. 4 के साथ होता है, 4 इंटू 81. 5 के साथ होता है, 6 के साथ होगा, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ होगा. क्लियर हो गया. मल्टीपल वे सिखा रही हूँ. एक तो है फैक्टराइज, एक होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं यूज करना, हमें फैक्टराइज ही करना है. फैक्टराइजेशन कभी कभी तो डायरेक्टली आपको स्ट्राइक कर जाती है. समटाइम्स यू नीड टू फैक्टराइज द नंबर एंड देन सी. समटाइम्स ऐसी फैक्टराइजेशन प्राइम वाली वो काम देती है. अगर वो काम ना दे तो इसके ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स बनाने शुरू कर दो. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से डिवाइड हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, तो आपको कुछ टाइम के बाद तो आंसर मिल जाएगा. आफ्टर अ फ्यू हिट एंड ट्रायल्स आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो x minus 36 minus 9, x minus 36 equal to 0. x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 36. क्लियर हो गया. तो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, अगर 9 है विद जॉन 9 मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36. अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9. हाँ, 9 और 36. जीवंती हैज 36 और 9. दोनों आंसर लिखने हैं. क्लियर हो गया. बस इतना ही करवाना है मुझे.